हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रभ विद दस डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर कवर करते हैं, तो उसी सीक्वेंस में जो है आज हम 4 अक्टूबर का आपका दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण लेके आए हैं आपके सामने। क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज के न्यूज़पेपर में, ये हम देख लेते हैं एक बारी, फिर इसका डिस्कशन हम लोग कंटिन्यूसली करेंगे। तो पहली न्यूज़ आपके सामने, इलेक्ट्रॉन के अध्ययन के लिए 3 वैज्ञानिकों को भौतिक का नोबेल मिला है। किन 3 लोगों को भौतिक का नोबेल प्राइज मिला है? ये 3 लोग हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा नाम जानेंगे और आपके लिए बस इम्पोर्टेंट न्यूज़ यही है कि भौतिक का नोबेल प्राइज़ किसको मिला है 2023 का, तो ये आप लिख लेंगे, और किस चीज़ के लिए मिला है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने रहेगी एशियन गेम्स से रिलेटेड, जहाँ पे पारुल अन्नू को स्वर्ण पदक और एथलेटिक्स में आधे दर्जन पदक मिले हुए हैं। 69 जो है वो आपको भारत के जो पदकों की संख्या है वो टोटल हो चुकी है। बाकी और किस किस को पदक यहाँ पे मिले हैं किस गेम्स में, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो ये न्यूज़ जो है हमारी एशियन गेम्स से रिलेटेड रहेगी। जैसा कि मैंने बताया कि एशियन गेम्स आपके झांगसू चाइना में चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी जो है वो भी एशियन गेम्स से रिलेटेड ही है, और यहाँ पे हम पदक तालिका की बात करेंगे कि भारत की पोजीशन अभी क्या है। आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज़ जो आपकी रहेगी आज, ये अभी आपके गेम से रिलेटेड है, और एक जो डिफरेंट न्यूज़ है वो ये है कि भूकंप के झटकों से हिला उत्तर भारत, नेपाल था केंद्र। तो आपने शायद अगर महसूस किया होगा तो कल वाले दिन जो है भूकंप के कुछ झटके लगभग सुबह के 11-12 बजे के आसपास आपको महसूस हुए होंगे, ठीक है। तो दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए हैं, ठीक है। तो आगे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो आपकी है, भारत बांग्लादेश में मेघालय में शुरू किया गया है संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है और ये क्यों शुरू किया गया है, किस सेना का अभ्यास है, कौन सा संस्करण है, इस बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ ये है कि आज के दिन क्या इतिहास में इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं। तो मैंने ये एक चीज़ भी जो नई है वो आपकी ऐड ऑन कर ली है कि मैं ये डेली बेसिस पे आपको ये भी कवर कराया करूँगा, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में छोटा सा दे रखा होता है पर इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि आज की डेट में क्या क्या चीज़ें हुई। तो जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज ही के दिन 1977 में। विश्व के कृत्रिम पहले उपग्रह स्पुतनिक का प्रक्षेपण किया गया था आज ही के दिन 1957 में। और रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है हिंदी साहित्य का सबसे प्रामाणिक इतिहास लिखा था 1884 में आज ही के दिन, ठीक है। तो 1929 में इन्होंने इसकी मतलब रचना की थी। उनका जो बर्थ ईयर जो था वो 1884 था, ठीक है। तो इस बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। अब एक्चुअली आज थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा आवाज़ को मैनेज करिएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम। इलेक्ट्रॉन के अध्ययन के लिए इन 3 वैज्ञानिकों को जो है आपका भौतिक का नोबेल मिला है। नंबर 1 पे है फेरिक क्राज, ठीक है, फेरिक क्राज को, और एनी एल होलियर ये दूसरी जो है इनको मिला है, और पियरे एगोस्टिनी इनको मिला हुआ है। अच्छा, इन्होंने क्या किया है जिसके लिए इनको मिला है? तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन के अध्ययन के मिला है। तो ये आप शॉर्ट में पढ़ते हैं। अमेरिका की पियरे एगोस्टिनी, स्विट्जरलैंड की एनी और जर्मनी के फ्रेडरिक क्रॉस साझा करके पुरस्कार बीमारियों की बेहतर तरीके से पहचान में अहम भूमिका निभा सकता है। ये अध्ययन एनी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 5वीं महिला बनी है, ठीक है। एनी जो है भौतिकी का नोबेल जीतने वाली 5वीं महिला आपकी बनी है। इनको किस चीज़ के लिए मिला है ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। परमाणु के भीतर अति अल्प अवधि में इलेक्ट्रॉन की गतिविधि का अध्ययन करने के लिए, गहन अध्ययन करने के लिए 3 वैज्ञानिकों को इस बार भौतिक का नोबेल प्राइज जो है संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। ये अध्ययन अमेरिका के पेरे एगस्टिनी और जर्मनी के फेरिक क्रॉज और स्वीडन की वैज्ञानिकी एली एल व्हीलियर ने किया। एनी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाली 5वीं महिला हैं। यह अध्ययन इन विट्रो डायग्नोस्टिक तकनीकी से बीमारियों को बेहतर पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में नई संभावनाएं बनेंगी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ये दे रखा है कि ये अवार्ड जो है आपका देता कौन है। तो इसमें थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे तो हमको इस चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी कि नोबेल प्राइज़ देता कौन है। तो रॉयल स्विट्जरलैंड एकेडमी ऑफ द साइंसेस के महासचिव इस समय हैं हैंस एलेग्रेन ने मंगलवार को स्टॉकहोम में भारत भौतिक के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की है। एकेडमी के अनुसार इन वैज्ञानिकों के अध्ययन ने एटोसेकेंड से भी कम समय में अणु और परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन की गतिविधियों को समझने के लिए सशक्त आधार उपलब्ध कराया है। एटोसेकेंड समय की अति सूक्ष्म इकाई है। भौतिक में नोबेल पुरस्कार चयन समिति की सदस्य एल्वा ओल्सन ने के अनुसार एटोसेकेंड को समझने के लिए दिल की एक धड़कन के बराबर की समय अवधि को 1000 से 6000 बार विभाजित करना होगा। इससे स्पष्ट है कि इन तीनों वैज्ञानिकों ने कितनी अल्प अवधि में इलेक्ट्रॉन की गतिविधि का अध्ययन किया है।
समझ रहे हो आप? नैनो सेकंड आपने सुना होगा, पर नैनो सेकंड से भी छोटी होती है एटो सेकंड, ठीक है। तो उस एटो सेकंड में इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया है कि इलेक्ट्रॉन की जो गति है उसके बारे में अध्ययन किया है, इलेक्ट्रॉन की गतिविधियों का, तो इसीलिए इनको ये मिला है। तो एकेडमी के अनुसार वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन के दौरान प्रकाश की अत्यंत छोटी तरंगें तैयार करने का तरीका भी प्रदर्शित किया है, जिसका उपयोग उन तीव्र प्रतिक्रियाओं को मापने के लिए किया जा सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं या ऊर्जा बदलते हैं। ईवा ओल्सन ने कहा कि इस अध्ययन ने इलेक्ट्रॉन की दुनिया को बेहतर तरीके से समझने के द्वार खोल दिए हैं। एक समय यह माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन में हो रहे बदलाव को देख पाना असंभव है, ठीक है, संभव नहीं है, असंभव है, बात एक ही है, ठीक है। एनी ने 1980 के आसपास आरंभ हुए शोध में गैस के परमाणुओं पर लेजर लाइट के प्रयोग से एक नए प्रभाव की खोज की, और एगस्टोनी व क्रॉस ने बताया कि कैसे इस प्रभाव का प्रयोग कर इलेक्ट्रॉन गतिविधियों के अति सूक्ष्म प्रकाश तरंगें पैदा की जा सकती हैं, जो अब तक असंभव था, ठीक है। एनी ने कहा कि सभी महिलाओं का मेरा संदेश है कि यदि आपको इस प्रकार की चुनौतियों में रुचि और थोड़ा सा जुनून है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। वहीं क्रॉस ने कहा कि उन्हें पुरस्कार जीतने की आशा नहीं थी। नोबेल पुरस्कार के तहत 1.10 करोड़ स्वीडन क्रोनर, ठीक है, 10 लाख अमेरिकी डॉलर की नकद राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। नोबेल प्राइज में ये 10 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। देखो ये पूरी न्यूज़ मैंने इसलिए पढ़ी है, ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोचना कि सर आपने तो पूरा न्यूज़पेपर ही पढ़ के सुना दिया। देखो पढ़ा है तो आपको समझ में भी आया होगा, डेफिनेटली न्यूज़ में इतना कंसाइज वे में लिखा हुआ है, इसीलिए राष्ट्रीय संस्करण प्रेफर करते हैं, क्योंकि बाकी सारे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी लैंग्वेज इतनी बेटर नहीं होती है। आप देख लो सारी डिटेल दे रखी है, एक एक लाइन के अंदर एक एक इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, इसीलिए मैंने आपको पढ़ के बताया, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किस लिए मिला है, जिन महिला को मिला है वो कौन सी महिला है, ठीक है, क्या ऐसा इन्होंने इंपॉर्टेंट किया है। देखो आपको इस न्यूज़ से कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है। नैनो सेकंड से छोटी चीज़ होती है आपका एटो सेकंड, ठीक है। एटो सेकंड में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की गतिविधियों का अध्ययन किया है, इस चीज़ के लिए इनको भौतिक का नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। भौतिक का नोबेल प्राइज़ में जो है आपकी कितनी अमाउंट मिलती है, तो 10 लाख अमेरिकी डॉलर मिलते हैं, ठीक है। और कमेटी में कौन थी, ईवा ओल्सन थी। कौन देता है ये भी बताया, रॉयल स्वीडन एकेडमी देती है, उसके महासचिव जो हैं हैंस एलेग्रेन है, ठीक है। तो ये सारी जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है आपको बिटवीन द लाइन्स ही मिलेंगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना ही पड़ता है अगर आप अच्छे से किसी भी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, प्लस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपके लिए, ठीक है। तो ये न्यूज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी आज की सारी न्यूज़ों में। नेक्स्ट देखते हैं हम एशियन गेम्स के बारे में है। पारुल अन्नू को स्वर्ण और एथलेटिक्स में मिले आधा दर्जन पदक, तो 69 जो है भारत के पदकों की संख्या हो चुकी है। कल वाले दिन जो है भारत ने क्या क्या किस किस खेल में पदक जीते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो है महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में पारुल चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में अन्नू रानी ने प्राप्त किया है पहला स्थान। पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में मोहम्मद अफसल व तेहरी कूद में प्रवीण चित्रावले को मिली है सिल्वर। पुरुषों की डेकाथलॉन में भारत के तेजस्विनी शंकर ने जीता है रजत पदक। महिलाओं की 400 मीटर बाधा में तिथ्या रामराजन को मिला है कांस्य। मुक्केबाजी में प्रीति नरेंद्र को सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य से संतोष करना पड़ा, मतलब इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कैनोए और 1000 मीटर की डबल्स स्पर्धा में अर्जुन और सुनील ने जीता है ऐतिहासिक कांस्य पदक, ठीक है। तो ये जो कांस्य पदक अन्नू ने जीता है ये चौथे प्रयास में जीता है, तो ये थोड़ा सा डिटेल में है, ये आप पढ़ लेंगे, इसमें इतना ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, मैं इसकी स्लाइड सेंड कर दूंगा सारे न्यूज़पेपर की, एक्चुअली मैं भूल गया था, ठीक है। वीडियो को आप प्लीज़ आज मैं बताने ही भूल गया, एक्चुअली थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो आप पेन और कॉपी लेके बैठे ही होंगे जैसा कि मैं डेली बोलता ही हूँ आपको, ठीक है। तो आप पेन कॉपी लेके और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते चलिए, बाकी मैं न्यूज़पेपर की स्लाइड्स आपको भेज दूंगा, उसको आप डिटेल में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट मेरे से छूट गया हो तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आगे है पारुल के बारे में, ये 2 इवेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, अन्य देश के लिए बनाया रिकॉर्ड, और ये मेरठ की रहने वाली हैं। अर्जुन सुनील, अब यहाँ पे हम इस जो आपके स्लाइड से इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पदक तालिका की हम बात कर लेते हैं। तो पदक तालिका में नंबर 1 पे भी चाइना बना हुआ है जिसमें टोटल 297 पदक जीते हुए हैं। जापान नंबर 2 पे, नंबर 3 पे दक्षिण कोरिया और नंबर 4 पे भारत है जिसने स्वर्ण पदक जीते हैं 15, सिल्वर 26, कांस्य 28 और 69 जो है वो टोटल पदक हो गए। इस बार का टारगेट भारत ने जो है वो 100 पदक जीतने का रखा हुआ है, जैसा कि मैंने पिछले न्यूज़पेपर में आपको बताया था, ठीक है। बाकी इन शॉर्ट जो है हम आगे वर्ल्ड लीनियर में कवर कर चुके हैं, किसने क्या मैच जीता है, ठीक है, और किसने क्या अवार्ड जीते हैं। खिलाड़ी का लिंक आप जरूर ध्यान रखिएगा, किस खेल से कौन सा खिलाड़ी संबंधित है, वहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादातर बन जाते हैं। भारतीय तीरंदाजों ने पक्के किए
स्वर्ण पदक। तो ये कौन से तीरंदाज हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो अभिषेक वर्मा, ओजस देवताले और ज्योति सुरेखा, तीनों लोगों ने जो है तीरंदाजी में बाद में इंचियोन एशिया खेलों की बराबरी की है। मतलब थोड़ा सा अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, तो भारतीय तीरंदाजों ने एशियाई खेलों में मंगलवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण पदक, 3 पदक पक्के किए हैं। मौजूदा विश्व चैंपियन ओजस देवताले परफेक्ट 125 स्कोर करके व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा के फाइनल में पहुंचे, जहां उनका सामना अभिषेक वर्मा से होगा, जिससे भारत का स्वर्ण और रजत पदक पक्का हो गया। महिलाओं की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में ज्योति सुरेखा बेन्नम ने अपने सारे अनुभव का इस्तेमाल करके हमवतन आदिति स्वामी को हराकर महिला कंपाउंड व्यक्तिगत फाइनल में प्रवेश कर कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया है। भारतीय तीरंदाज 6 टीम स्पर्धाओं में भी पदक की दौड़ में बने हुए हैं, जिसमें 3 रिकवर और इतनी ही कंपाउंड स्पर्धाएं हैं। भारतीय टीमों ने सोमवार को क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बाकी यहाँ पे थोड़ी सी नीरज चोपड़ा के बारे में न्यूज़ है। भारत के नीरज चोपड़ा बुधवार को जब यहाँ पुरुष भाला फेंक स्पर्धा के लिए मैदान में उतरेंगे तो इरादा अपने स्वर्ण पदक को बचाने के साथ सत्र का शानदार अंत करने का होगा। भारत के महानतम एथलीट में शामिल चोपड़ा का काम आसान हो सकता है, क्योंकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी विश्व चैंपियन के रजत पदक विजेता अरशद नदीम के घुटने की पुरानी चोट के कारण खेलों से हटाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हमारी। भूकंप के झटकों से हिला उत्तर भारत, और नेपाल जो है वो आपका केंद्र में था। तो नेपाल में काठमांडू से 700 किलोमीटर दूर वझांग में 6.3 व 5.3 की तीव्रता के 2 झटके लगे। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए हैं। दोपहर के बाद जो है दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में एक के बाद एक जो है भूकंप के कई झटके महसूस किए गए थे। ठीक है, तो ये तीव्रता वगैरह की बात है। अब बाकी मैंने इस न्यूज़ को कवर करने का सिर्फ एक रीज़न ये था कि आपके लिए 2 क्वेश्चन है यहाँ से। आप ये बताएंगे कि भूकंप को नापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है और किस स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। एक में मैंने स्केल पूछा हुआ और एक में मैंने यंत्र पूछा हुआ है, तो आप बताएंगे। ठीक है, बाकी इसमें एज सच भूकंप आया था तो उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में बात की थी। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको स्टार लगा लेते हैं हम। भारत और बांग्लादेश ने मेघालय में जो आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है, तो ये आपका चल रहा है मंगलवार को मेघालय के उमरोई में 2 सप्ताह का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम जो है वो आपका संप्रति 11 है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति 11 किनके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। सामरिक अभ्यास उप पारंपरिक संचालन के सर्वोत्तम तरीकों को साझा करना इसका उद्देश्य है। 2009 में असम के जोरहाट में शुरू किए संयुक्त सैन्य अभ्यास के 2022 तक 10 संस्करण सफलतापूर्वक हो चुके हैं। ये 11वां है, इसीलिए इसका नाम क्या है? संप्रति 11। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा और गहरे द्विपक्षीय संबंधों के बारे में जागरूक करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मेन हमारे लिए यही था कि संप्रति 11 जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, और ये आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? 2009 में असम के जोरहाट से शुरुआत हुई थी, और इस समय ये मेघालय के जो 11वां हुआ है वो उमरोई में हुआ है। ठीक है, आज के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि आज के दिन क्या क्या हुआ था। तो विश्व के पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक का प्रक्षेपण किया गया था 1957 में। आज ही के दिन सोवियत संघ ने विश्व के पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक का प्रक्षेपण किया था। इसका वजन 83 किलोग्राम, ये लगभग 3 महीने तक कक्षा में रहा। 4 जनवरी 1958 को पृथ्वी की 1440 परिक्रमा पूरी करने के बाद ये नष्ट हो गया। इससे ही अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो ये आज ही के दिन हुआ था 1957 में। फिर आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। 1977 में आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। 3 मिनट के भाषण में वाजपेयी ने परमाणु निरस्त्रीकरण, आतंकवाद और विश्व निकाय में सुधार जैसे गहन गंभीर मुद्दों पर भारत के रुख को बेहद प्रभावी ढंग से रखा था। ठीक है, तो जो लोग हिंदी में बोलने में शर्माते हैं उनके लिए बहुत मोटिवेशन वाली चीज़ हो सकती है कि उन्होंने जाके योनो में अपना भाषण जो है वो हिंदी में दिया था। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का सबसे प्रामाणिक इतिहास लिखा था आज ही के दिन। तो महान साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। करियर की शुरुआत में अध्यापन किया और इसी दौरान लेखन में रुचि लेने लगे। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें हिंदी शब्द सागर का सहायक संपादक नियुक्त किया। 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास की रचना की। इसे हिंदी साहित्य का सबसे प्रामाणिक इतिहास माना जाता है।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष भी रहे। सूरदास, रश्मिमांसा, चिंतामणि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता था वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं न्यूज़पेपर की। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को बोलें। ठीक है, क्योंकि आपके व्यूज़, आपके सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक्स ही मेरा मोटिवेशन है। जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं हूँ कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकता, पर एक्चुअली बीच में एक दिन और भी गैप हो गया था, जिसकी वजह से ये वीडियो 5 तारीख को, मैं 4 तारीख वाली 5 तारीख में डाल रहा हूँ, और आज की वीडियो भी मैं कोशिश करूँगा कि आज ही के दिन डाल दूँ, ताकि कल से चीज़ें रेगुलर हो सके। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।